चलिए आज की इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। एक्चुअली हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली कंपैरिजन करने वाले हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स में। ठीक है ना, कि मतलब ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या कंपैरिजन होगा, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, ये चीज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, कंपैरिजन में कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा, जल्दी से हेडिंग लगा दीजिएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं ना, मतलब सॉरी कंपेयर जो करते हैं ना, वो n+l रूल के हेल्प से करते हैं, है ना। n+l रूल, ये n+l रूल क्या होता है इसको समझाते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों लोग, n+l रूल की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। n+l रूल क्या होता है? n+l रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ना, हम लोग ना ऑर्बिटल्स का एनर्जी का पता करते हैं। ध्यान रखिएगा, n+l रूल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, मतलब n+l का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। यहाँ पे स्मॉल n कहने का सेंस क्या है आपका जी, यहाँ पे स्मॉल n कहने का सेंस है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका जी, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, डॉट डॉट। अरे वही सेल नंबर की बात करते हैं, है ना, और उसको बोल सकते हैं क्या जी, आपका सेल नंबर, सेल नंबर। ठीक है ना, फिर देखिएगा स्मॉल एल की बात करते हैं, स्मॉल एल की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इस एल का वैल्यू क्या होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 और n-1 तक होता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम 100% समझ आ रहा है ना सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 0 किसके लिए होता है, तो S के लिए होता है। आपको 1 किसके लिए होता है, P के लिए। 2 किसके लिए होता है, D के लिए। और 3 किसके लिए होता है, F के लिए। इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं इसको जी। l+l रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। The energy of orbitals, the energy of orbitals increases with increase in n+l value, है ना। The energy of orbitals increases with increase in n+l value in case when n+l values are same for two orbitals, then energy is larger for larger number of the larger value of स्मॉल n। समझिए, n+l का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, है ना। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन n+l वैल्यू इन केस, अगर किसी केस, मतलब अगर ऐसा केस आपको आपके सामने में आएगा जहाँ पे n+l का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ना एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करेंगे किस बेसिस पे जी, n के वैल्यू पे, है ना। When l+l values are same for two orbitals, then energy is larger for larger value of n। जिसका n का वैल्यू क्या रहेगा, लार्जर रहेगा, उसका एनर्जी क्या रहेगा, लार्जर रहेगा। ठीक है ना। n और l का मीनिंग क्या होगा उसको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग, हम लोग बात करते हैं सबसेल का। ये है सबसेल, n है, l है और n+l है। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करते हैं 1s की, तो 1s के लिए देखिएगा n का वैल्यू क्या है आपका जी, 1 है, और s के लिए क्या होता है, l का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 1 + 0 इक्वल टू कितना होगा, 1। फिर देखिएगा हम लोग बात करते हैं 2s के लिए, तो 2 0 तो क्या होगा, 2 + 0 इक्वल टू कितना, 2, है ना। हम लोग बात करते हैं 2p के लिए, तो 2 1 तो कितना होगा, 2 + 1 इक्वल टू कितना, 3।
है ना। हम लोग बात करते हैं क्या जीप का 3s के लिए 3 0 तो 3 प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा 3। फिर देखिएगा ध्यान से आप लोग 3p तो 3 हो गया 1 हो गया तो 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना 4। देख रहे हैं ना p के लिए क्या होता है, l का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें ही कंपैरिजन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे n प्लस एल का वैल्यू सबसे मिनिमम किसके लिए आपका जी, तो 1s के लिए है और 2s के लिए, उसके बाद फिर इन दोनों के लिए सेम हो गया, फिर इसके लिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एनर्जी ऑर्डर की बात करेंगे, एनर्जी ऑर्डर फॉर ऑर्बिटल्स। आज लगता है पढ़ाने नहीं देगा, आज डांस करने देगा लगता है चलिए देख रहे हैं वो भी इतना लाउड साउंड में बज रहा है। चलिए देखिएगा ध्यान से, एनर्जी ऑर्डर फॉर ऑर्बिटल्स हम जानबूझ करके जोर जोर से बोल रहे हैं ताकि आप लोग कान तक वो गाना की आवाज सुनाई न दे, ठीक है। लेकिन क्या फर्क, नहीं होगा होगा होगा, उसको हल्का इधर करके तब गिरिए, हाँ गुड। चलिए देखिएगा एनर्जी ऑर्डर फॉर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे कम किसका होगा, 1s का होगा। तो देखिएगा 1s का हो गया सबसे कम, क्योंकि सबसे कम क्या था n प्लस एल का वैल्यू था, ठीक है ना। 1s के बाद देखिएगा आपके पास क्या है 2s है ना, तो 2s का उसके बाद होगा। फिर देखिएगा ये दोनों में सेम हो गया, आपको बोले थे ना कि जहां पे सेम हो जाएगा वहां पे हम लोग n के वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, आपको इन दोनों केस में सेम हुआ है ना, और इन दोनों केस में सेम हुआ है, तो इन दोनों में देखिए तो किसमें n का वैल्यू कम है, इसमें है ना n का वैल्यू कम। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जी 2, यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा आपका जी, यहाँ पे 2p को पहले रखेंगे, उसके बाद किसको डालेंगे जी हम लोग 3s को डालेंगे, 3s के बाद किसको डालेंगे तो 3p को डालेंगे। कोई दिक्कत है। और इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका जी नेक्स्ट में, तो 4s आएगा, फिर आएगा 3d आएगा, है ना। उसके बाद आपको आएगा क्या जी आपका, तो 4p आएगा, और ऐसे करके आपको आगे बढ़ता चला जाएगा। अब ऐसे ऐसे करके एक टेक्निक हम लोग ध्यान में रख लेंगे कि किस प्रकार से क्या होता है, किस प्रकार से एनर्जी लेवल का ऑर्डर होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो टॉपिक आपका क्या है, 4th क्वांटम नंबर आपका आएगा। वैसे एक्चुअली 3 आपका, जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे तो श्रोडिंगर इक्वेशन में जो साई होता है ना, जो आप लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें साई होता है। तो साई का जो वैल्यूज होता है, साई का जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन मात्र 3 क्वांटम नंबर ही निकल करके आता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है आपका जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये 4th क्वांटम नंबर जब कहाँ से निकल के आया उसको जरा समझाते हैं, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। 4th क्वांटम नंबर जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या जी, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ना स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही बात सही है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको जो है ना अपने ऑर्बिटल्स में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये बात कैसे पता चला जी, ये कैसे कह सकते हैं कि आपको जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसके लिए ना अब कुछ ना कुछ होता है भाई, साइंस में तो उसको एक्सपेरिमेंटली दिखा आता है जी, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि हाइड्रोजन गैस को, है ना, एटॉमिक हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास कराया गया। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन से पास कराया गया, तो वहां पे एक चीज ऑब्जर्व किया गया कि वो जो हाइड्रोजन गैस का जो आपको जो पास कर रहा था ना, वो फटाक से क्या हुआ, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, है ना, 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया। और वो दोनों पार्ट का जो मोशन था ना, वो बिल्कुल अपोजिट था। जैसे अगर मैं बात करूंगा ये कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका क्या है, ये है क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही इस रीजन से आपको पास कराया गया, जैसे मान लीजिए कि यहां से हाइड्रोजन गैस का एंटरिंग हुआ, यहां से हाइड्रोजन गैस इसमें इंटर किया। अब ये इंटर करते ही हाइड्रोजन गैस ना आपको 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक पार्ट इधर जाने लगा, एक पार्ट इधर जाने लगा। ये क्या है आपका जी, हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। हम बात कर रहे हैं एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की, तो आपको एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन ये इस प्रकार से जाने लगा इस तरफ, इस प्रकार से जाने लगा इस तरफ। अब भाई ऐसा क्या है भाई
कुछ तो बायोलॉजिक होगा ना इसके पीछे कि मतलब ये एटॉमिक ऑफ हाइड्रोजन ये ऐसे ऐसे क्यों गया, इसको जाना चाहिए था इधर। अरे हवा थोड़ी ना आ रहा है इधर से जो उसको धक्का मार के इधर ले जाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। ये बिल्कुल आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लूइडिज्म था। यहाँ पे कोई ऐसा एयर प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं है, समझे ना? इस बात का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मान लीजिए एयर के दबाव के कारण ऐसा भाग गया किधरों या किसी चीज से टकरा करके भाग गया, ऐसा कोई टकराने वाला चीज भी नहीं है। ये क्या हुआ आपका, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लूइडिज्म इंटर किया तो उसका वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक पार्ट इधर जाने लगा, एक पार्ट इधर जाने लगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकल करके आया कि हाइड्रोजन दो तरीके का होता है ना? हाइड्रोजन दो तरीके का होता है। किस बेसिस पे? मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे, है कि नहीं? अब जो मैग्नेटिक आपको हाइड्रोजन एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट किया होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? और आपको हाइड्रोजन एटम्स इधर मूव कर रहा है तो उसमें जो आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक आपको बिहेवियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक इसके अपोजिट होगा, तभी तो इधर जा रहा है ना। अरे कोई दिक्कत है जी? अपोजिट डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है, इसका मतलब समझेंगे क्या कि ये इसके पास बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। कोई दिक्कत है? तो मैग्नेटिक बिहेवियर की बेसिस पे हाइड्रोजन का दो टाइप हो गया। एक ऐसा हो गया हाइड्रोजन का टाइप जो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग मूव करेगा और दूसरा अपोजिट मूव करेगा। कोई दिक्कत है? और हाइड्रोजन में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एक ही। अब इसी बात से कंक्लूजन निकाला गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसी सिंगल इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, ठीक है ना? मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। और जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम की बात करेंगे, हीलियम को पास कराया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा ऐसा चला गया सामने से, है ना? सीधा आपका क्या वजह आर पार कर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे क्या है, दो आपका इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों का दोनों पेयर्ड होता है ना? ये बाद में पता चला, ये सब चीज बाद में पता चला, ठीक है ना? मैग्नेटिक नेचर के बारे में सबसे पहले तो ये मान लीजिए 2 4 5 अलग अलग गैस को पास करा के देख लिया गया, समझे ना? अब जैसे हाइड्रोजन गैस को पास कराया गया, अब इसी तरीके का किसी और गैस को भी पास कराया गया होगा जिसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो गया होगा, है कि नहीं जी? तो यही चीजें हैं जिस कारण से क्या हुआ, आपको फोर्थ क्वांटम नंबर जो है ना, जिसको बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, उसका डिस्कवरी हुआ। इससे ये पता चला ना कि पक्का इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन होगा, वो जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। कोई दिक्कत है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। क्यों जी? क्यों? कैसे पता चला ये बात? ये कैसे समझेंगे? तो आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं कि कोई सर्कुलर, मान लीजिए करंट कैरिंग कॉइल होता है, कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल होता है, तो अगर उसमें आपको करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हम लोग मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल लगा करके और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं कि नहीं करते? करते ना पता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? फिर देखिएगा अगर ऐसा रहेगा आपको कॉइल, है ना, ऐसा रहेगा जिसमें इस प्रकार से है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं कि नहीं करते हैं? नीचे की ओर आता है। 10th वाले बच्चे हो सकता है 1 2 बच्चे जो अभी एट प्रेजेंट 10th में उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ाएंगे फिजिक्स में हम, ठीक है ना? तो ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है आपका जी, ऐसे लगाएंगे तो नीचे की ओर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देख रहे हैं कि आपको एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी से पता चला कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन, जो अपने एक्सिस पे जो आपको रिवॉल्व कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, उसका डायरेक्शन, और इसके अंदर में जो आपका प्रेजेंट होगा उसके रोटेशन का डायरेक्शन वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अरे कोई दिक्कत है? आई बात समझ में ना? उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन। और जैसे लट्टू होता है ना, लट्टू टॉप आप लोग देखे कि नहीं देखे? आप लोग के टाइम में टॉप का भी जमाना खत्म हो गया। अब का बच्चा तो टॉप सिर्फ और सिर्फ वो पहला नर्सरी का बच्चा जो होता है ना, टी फॉर टॉप पढ़ता नहीं जी? अरे है कि नहीं? ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, तो वहीं पे सिर्फ टॉप देखेगा। हमें तो बहुत साल हो गया, हमको लगता है 15 साल हो गया, कम से कम 15 से 16 साल टॉप देखा हुआ, 15-16 साल पहले टॉप देखे थे। तो टॉप जिस प्रकार से नचता है अपने एक्सिस पे, नचता है कि नहीं नचता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे क्या करता है, स्पिनिंग करता है, रोटेट करता है ना? अब वो स्पिनिंग का डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, दो ही डायरेक्शन हो सकता है, तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दो डायरेक्शन की वजह से क्या होता है आपका जी, उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर अलग अलग आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को भी? और इसलिए क्या हुआ, फोर्थ क्वांटम नंबर जिसका नाम है क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्यों दिया?
क्यों दिया? आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के बेसिस पे दिया, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के बेसिस पे दिया। कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन डायरेक्शन अलग था तो आपको दे दिया स्पिन क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत है? चलिए, ये जो आपको क्वांटम नंबर था ना, ये आपको दो साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर के दिया गया है, समझे ना? तो लिख देते हैं क्या? इट वाज गिवन बाय उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ, है ना? उलेनबेक एंड गाउड स्मिथ, ठीक है ना? ये दो साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर के दिया गया था। ये बताता क्या है आपका जी? तो इट implies the direction of a spinning of electron about its एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे क्या करेगा आपका जी? वो किस तरीके से स्पिनिंग करेगा, रोटेट करेगा, उसके बारे में बताता है। स्पिनिंग का मतलब हम लोग बोलेंगे क्या जी? रोटेट। कोई दिक्कत है किसी को भी? एकदम समझ बात आ रहा है जी, है ना? चलिए, इसको ना हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है ना? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एस का वैल्यू क्या होगा आपका जी? +1/2 और -1/2 होता है। +1/2 होता है क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए, और ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिनिंग कर रहा होगा, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो उसके लिए +1/2 यूज करेंगे, और आपको एस का वैल्यू -1/2 यूज करेंगे। चलिए, प्लस माइनस क्यों इस्तेमाल करते हैं, है ना? उसको बता देते हैं थोड़ा सा। और इसके लिए और देखिएगा, क्लॉकवाइज स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसके बारे में भी अभी जस्ट बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, इसको जल्दी से अपना नोट करिएगा। अगर इसके कारण मान लीजिए, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके कारण भी क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज, तो वही बात, √S × S + 1 h/2π। ये हुआ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप होगा, स्पिन × S + 1, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है? 4 × S + 1, ये होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे S का क्या मीनिंग हुआ प्रूफ है, उसको बता देते हैं। S इक्वल टू जो होगा यहाँ पे, वो क्या होगा? बोल सकते हैं कैपिटल N और इंटू 1/2। इसको बोलते हैं क्या? टोटल स्पिन। टोटल स्पिन, सब सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से हम समझा देंगे। टोटल स्पिन यहाँ पे N इक्वल टू जो हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको चलिए जल्दी से लिखिए। चलिए देखिएगा, जैसे आपको लिखे थे क्या? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। देखिएगा सब लोग ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है N × N + 2 ऐसा Bm, ऐसा होता है, जहां पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, समझे ना? आप देखिएगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से ना हम लोग इस फॉर्मूला को निकाल के ले आएंगे, है ना? 4s, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका जी? यहाँ पे N/2, यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपको? 4 × ये। अब ये 2
2 2 जा 4 और 4 कैंसिल कर देगा इसको, तो क्या निकल के आएगा आपका जी, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2 bm निकल के आ गया, है ना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का बोले थे ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, और उसको कन्वर्ट कर दिए किस में जी हम लोग, तो इसमें कन्वर्ट कर दिए। कोई दिक्कत है किसी को भी, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, मतलब आपको क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, अरे एस के टर्म में लिखिए तब भी आपको वही चीज होगा जो एन के टर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत है जी, स्पिन क्वांटम नंबर के टर्म में लिखेंगे ना फॉर्मूला, तब भी वही ये चीज होगा ना, वही चीज है जो आपको क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म में लिखेंगे फॉर्मूला। लिखिए इसको जल्दी से, आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से इसमें। थोड़ा सा अब ना हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज करते हैं कि कैसे होता है ये स्पिन, कैसे होता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए, जैसे ये है आपका जी क्या, न्यूक्लियस है ना, इसको इलिप्टिकल मत समझिएगा, ये सर्कुलर ये, लेकिन आपका क्या नहीं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर दिखा रहे हैं, समझे ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर दिखा रहे हैं, बिल्कुल इस प्रकार का सर्कुलर है ये। यहाँ पे क्या आपका जी न्यूक्लियस है, समझे ना, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस है। और चलिए मान लेते हैं ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ये ना इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका जी, जानते हैं ना, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसे से रिवॉल्व करेगा। अरे न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे से घूमेगा ना, कोई दिक्कत है। तो इसमें घूमने के साथ साथ ना वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा, रोटेट करता रहेगा। अरे जस्ट लाइक समझिए ना कि अर्थ जो होता है ना, वो सन के सराउंडिंग में घूमता है कि नहीं घूमता है ना, घूमता है ना, रोटेट करता है ना, और उसके साथ साथ अपने एक्सिस पे भी तो रोटेट करता है, जिसका क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, 24 आवर होता है। 24 आवर में क्या करता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अपने एक्सिस पे वो कर लेता है, ठीक है ना जी। अरे कोई दिक्कत है, तो खुद के एक्सिस पे क्या हुआ आपका जी, 24 आवर में कर लेता है। अब हम इसका टाइम पीरियड नहीं निकालने वाले हैं, साइंस अभी इतना आगे नहीं गया है, इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे इसके अपने एक्सिस पे रोटेट करने का, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है। अब ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करेगा, दो तरीके से कर सकता है। एक क्या होगा, देखिएगा ये क्या है आपका जी, ये जो रोटेशन का डायरेक्शन दिखाया क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है। और अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसके पास आपका क्या हो सकता है क्या होगा आपका जी, क्लॉकवाइज स्पिन होगा, क्लॉकवाइज स्पिन होगा। कोई दिक्कत है, मतलब ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ये भी आपको क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, साथ साथ इस आपको सर्कुलर ऑर्बिट में भी क्या कर रहा है आपका जी, ये रोटेट कर रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपका जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने एक्सिस पर हो रहा है, अपने आपका क्या हो जी, ये ऑर्बिट पे क्या हो रहा है, आपको रिवॉल्व कर रहा है आराम से, है ना, और साथ साथ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, समझे ना। तो अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है, और इसके अपने एक्सिस पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसके लिए हम लोग अपवर्ड एरो का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसको अब जरा समझेंगे। एकदम सब लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, इतना बड़ा हम दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या है आपका जी, एक्सिस है जिसके अबाउट पे रोटेट करेगा। अब मान लीजिए कि ये आपको इलेक्ट्रॉन जो है ना किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझते हैं ना जी। अरे क्लॉकवाइज कहने का सेंस है, क्लॉक जो होता है ना, क्लॉक घड़ी जो होता है ना, उसका सुई के डायरेक्शन में जब रोटेशन होता है, मोशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और उसके अपोजिट में जो होता है मोशन, उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख रहे हैं ना, अपोजिट में है ना, अरे अपोजिट है ना, और आपको क्लॉकवाइज में क्या, घड़ी के सुई के डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है किसी को भी। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा ना हम लोग ना अभी इसको स्टॉप करके और जस्ट चलते हैं क्लास 10th में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े होंगे उसमें जरा चलते हैं। ये क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ठीक ना। अब चलिए इसमें ना डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना वो कुछ इस प्रकार से है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये कुछ इस प्रकार से है ना। ये क्या, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है जिसपे डायरेक्शन ऑफ करंट इस प्रकार से। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सा डायरेक्शन है जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट है ना। इसमें लगाइए आप मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, ऐसे लगाएंगे ऐसे। कोई दिक्कत है, देख रहे हैं ना, मेरा ये जो 4 फिंगर है और ये चार्टा वाला जो फिंगर है 4, समझे ना, इसका डायरेक्शन जो बताएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो थंब है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए ऐसे करके लगाएंगे हम लोग जी, ऐसे करके लगाएंगे तो थंब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लूजर को बता रहा है, लूजर को डाउनवर्ड नीचे जा रहा है ना जी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो गया वो क्या हुआ आपका जी, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड को ना हम लोग वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे ना। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ जी, डाउनवर्ड हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, कैसे हुआ समझ बात आ गया ना जी। क्लॉकवाइज करंट है, मतलब क्लॉकवाइज करंट है, करंट क्लॉकवाइज करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, डाउनवर्ड। कोई दिक्कत किसी को भी। चलिए फिर सब लोग देखिएगा ध्यान से, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, तो चलिए लगाते हैं जी मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। ये क्या करेंगे, चार फिंगर क्या होना चाहिए, किसके डायरेक्शन होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। अरे देख रहे हैं कि नहीं, करंट ऐसे ऐसे है ना, करंट ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा आपका जी, ऊपर जा रहा है। अरे लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया वो कुछ इस प्रकार से हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा जी, कुछ इस प्रकार से हो गया, मतलब इस प्रकार से लगाए तो ये थंब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हुआ, इस प्रकार से हो गया। आई बात 100% समझ में जी। तो ये क्या है आपका जी, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब यहां पे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा सब लोग। क्लॉकवाइज करंट तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या, डाउनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज करंट तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या, अपवर्ड। अब देखिएगा करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का डायरेक्शन होता है। अगर आपको यहां पर, अगर यहां पर करंट आपको फ्लो कर रहा है क्या, क्लॉकवाइज, तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो कर रहा होगा आपका जी, इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो किधर होगा आपका जी, ठीक अपोजिट में होगा। तो अब यहां से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मोशन किस डायरेक्शन में हो गया आपका जी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कोई दिक्कत है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का। और यहां पे देखिएगा आपको करंट का डायरेक्शन है क्या जी आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये है क्या, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो देख सकते हैं अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो गया वो क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका जी, अपवर्ड है। कोई दिक्कत है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है आपका जी, अपवर्ड है। और किसी करंट कैरिंग कॉइल में अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड है। बात समझ आ रही है बात जी, अरे कोई दिक्कत है जी, ये समझ में आ रहा है बात, एकदम फिक्स रखिएगा। क्लॉकवाइज अगर आपको हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या, अपवर्ड, ये क्या है, अपवर्ड, ये क्या हुआ, अपवर्ड। और आपको एंटी क्लॉकवाइज हुआ आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हुआ आपका जी, डाउनवर्ड। तो इसीलिए तो एरो को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना। अगर इसका क्या है, अगर इसका स्पिनिंग क्या है आपका जी, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो थ्रेड होगा वो किधर होगा, देखिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए किधर, डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपका जी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। कोई दिक्कत है किसी को भी, अरे 100% क्लियर है जी, वहां से रिलेट कर लेंगे ना, ठीक है ना। फिर देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा अगर वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये क्या है, क्लॉकवाइज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अपवर्ड होगा। वहां से रिलेट कर लीजिए, क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड। अरे कोई दिक्कत है जी, क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड। इसलिए हम लोग ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एस का वैल्यू, वो एस का वैल्यू इस्तेमाल करते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए। चूंकि नीचे है, नीचे की डायरेक्शन है, तो इसको निगेटिव साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन और 1/2 आपका है ना। और फिर क्या होगा आपका जी, इसके लिए एरो इस्तेमाल करेंगे क्या, डाउनवर्ड। और आपको इसके लिए क्या करेंगे जी, एस का वैल्यू, चूंकि ऊपर की डायरेक्शन है तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया करते हैं, तो +1/2। और क्या होगा आपका इसके लिए जी, अपवर्ड एरो।
कोई दिक्कत है? आप कभी कभी फुल हेडेड एरो और कभी कभी हाफ हेडेड एरो भी देख सकते हैं, आधा एरो भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको क्या हो वही रहेगा। कोई दिक्कत? 100% एकदम क्लियर है ना जी, है ना? चलिए इसको पूरा का पूरा लिख लीजिए। चलो देखिएगा, अब अगर हम बात करते हैं एक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, एक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, तो एक ऑर्बिटल्स में क्या होता है ना आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना? ये एक ऑर्बिटल है, इसमें क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा और अगर ऐसा होगा, तो इन तीनों में से वो ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें आपको अपोजिट स्पिन होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट स्पिन है। इसी को ना ऐसे भी दिखा सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे और ऐसे, हाफ हेडेड एरो से। तो ये क्या है ना, इन दोनों के क्या बोलते हैं हम लोग जी, अपोजिट स्पिन है ना, तो अपोजिट स्पिन है तो इसको क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड, स्पिन पेयर्ड। और ये क्या होता है ना आपका जी, स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि दोनों का अपोजिट स्पिन, कहने का सेंस क्या हो, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिस कारण से अट्रैक्शन होता है ना। और इसमें क्या है आपका जी, इन दोनों में क्या है आपका सेम स्पिन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पिन पेयर्ड, सॉरी स्पिन पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन। अब चूंकि सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, मतलब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया होगा मैग्नेटिक फील्ड है वो है ना, मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन ऑफ आपका, सेम डायरेक्शन में दोनों के द्वारा है, यहाँ भी आपका, तो जिस कारण से क्या होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। दो मैग्नेट को अगर आप ऐसे लाके रख देते हैं जी, नॉर्थ नॉर्थ, एक और मैग्नेट को आप ऐसे लाके रख देंगे, तो क्या रिपल्सन नहीं होगा? अरे हुआ कि नहीं, इस नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में रिपल्सन हुआ कि नहीं? लेकिन अगर 2 मैग्नेट को आप ला करके आप ऐसे रख देते हैं, ऐसे अगर रख देते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका जी, अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन होगा नॉर्थ साउथ के साथ, नॉर्थ साउथ के साथ। कोई दिक्कत है? बात यहाँ पे यही चीज है कि इसमें क्या होता है ना आपका, इलेक्ट्रॉन्स में, ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन है और दोनों क्या आपका जी अपोजिट स्पिन के साथ है, तो दोनों के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल अपोजिट में होता है, और अपोजिट में होगा तो अट्रैक्शन होगा, जिस कारण से स्टेबल है। और आपको इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में हो गया स्पिन, जिस कारण से क्या होगा जी, दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत है? ये क्या ऑर्बिटल का केस था, ठीक है ना। तो बस इतना पार्ट हो गया खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में क्या चलेंगे, तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कराने चलेंगे, इसके साथ साथ हम लोग अफवाह प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एटम्स हुआ या फिर आयंस हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इस संडे का टॉपिक भी है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।